प्रशा के हाथ से किताब लेकर माधव ने खुद देखा और उसमें की लिखावट देखकर उसका शरीर हिल गया। ये तो नामुमकिन था। विपिन ने उन दोनों को देखकर कहा, आपको कुछ और तो नहीं पूछना? अगर नहीं तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। ये दोनों बीमार तो नहीं है? अगर उन्हें कुछ पूछना ही था तो कम से कम कोई मुश्किल सवाल तो पूछते। इतने आसान सवाल पूछ रहे थे जिसके उत्तर किताब पढ़कर भी मिल सकते थे। उसे तो जवाब देने के लिए ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा। इतना बोरिंग था। कहने को तो ये दोनों मशहूर थे। एक लाइब्रेरी का रखवाला और एक्सपर्ट था और दूसरा एक मशहूर और चतुर टीचर। लेकिन ये तो मेरे जैसे लेवल के एक टीचर की भी बराबरी नहीं कर पाए। इन्हें वाकई में कुछ नहीं आता होगा। अपनी हैरानी को छिपाते हुए श्रेष्ठ माधव ने एक और सवाल पूछा। अगर कोई दिक्कत ना हो तो एक सवाल का और जवाब दे दें। मुझे उसका अर्थ समझ नहीं आ रहा था। आपको इस वाक्य से क्या समझ आता है? चेतना को शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने से कोई रचना दिखाई देती है। एक श्रेष्ठ ने कुछ दिन पहले ये सवाल माधव से किया था। उसने इसका उत्तर पूरे संग्रह में ढूंढ लिया, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला और उसे निराश होकर वापस अपने कमरे में जाना पड़ा। क्योंकि अब विपिन ने कई सवाल का सही जवाब दिया था, इसलिए क्या पता उसे इसका जवाब भी पता हो। विपिन ने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे वे कितने बेवकूफ हों और फिर बोला, आपको इतना भी नहीं पता? ये तो ध्यान का बेसिक नॉलेज है। इसका मतलब ये है कि जब इंसान की चेतना उसके शरीर के आसपास चक्कर लगा रही होती है तो उसका दिमाग ब्रह्मांड के रचना के बारे में सोच रहा होता है, उन हजारों रचना को देख रहा होता है। ये शब्द जस के तस श्रेष्ठ एक्सपर्ट भास्कर की किताब में लिखे हैं। किताब 27वीं लाइन में रखी है। उसके 69वें पन्ने पर यह लिखा हुआ है, रचना के नियम और चेतना के चक्कर के बारे में तो केवल एक लड़ाकू तकनीक की किताब में भी लिखा था। ये नियम अचूक था, इसलिए विपिन ने इस पर खास ध्यान दिया था। कराटे स्कूल के एक बहुत ही पुराने एक्सपर्ट ने यह बात साबित की थी, इसलिए विपिन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा था। लेकिन एक श्रेष्ठ जो खुद ही लाइब्रेरी का रखवाला है, वो विपिन से इतने आसान सवाल क्यों पूछ रहा था? माधव ने पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और प्रशा की तरह ही जल्दी से जाकर किताब ले आया। एक पल में उसने वो पन्ना खोलकर जांच शुरू कर दी। लिखावट देखकर उसे झटका लगा। उसने जैसा कहा था शब्द वैसे ही लिखे थे। कुछ दिन पहले माधव ने कई हाई लेवल की किताबें जांची, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस सवाल का जवाब इस मामूली किताब में मिल जाएगा। और विपिन ने न केवल ये मामूली किताब पढ़ी और समझी, बल्कि याद भी कर ली, यहाँ तक कि उसके पन्ने भी। माधव का सिर चकरा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उल्टी घूम रही हो। अगर उसे अपनी इज्जत ना प्यारी होती तो वो इस समय अपने बाल खींच रहा होता। एक सेकंड पहले ही वो विपिन को ना पढ़ने के लिए डांट रहा था, लेकिन आखिर में पता चला कि ना सिर्फ वो पढ़ रहा था बल्कि पढ़ा हुआ याद भी कर रहा था। माधव को लगा जैसे किसी ने उसे जोर का चांटा मार दिया हो। उसे शर्म आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं जाकर अपना मुंह छिपा ले। क्या ये वही टीचर है जिससे 0 अंक मिले थे? अगर इसे इतना ज्ञान था तो इसके टीचर एग्जाम में 0 अंक कैसे आ सकते थे? उन दोनों के हैरानी भरे चेहरे देखकर विपिन ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आगे से ठीक से किताब पढ़ना। आपके सभी सवालों के जवाब उनमें मिल जाएंगे। अगर और कुछ नहीं बचा है तो मैं जाना चाहूंगा। इतना कहकर वो आगे जाने लगा। वो बहुत भूखा था। अगर अब जल्दी ही उसने कुछ खाया नहीं तो शायद भूख के मारे वो बेहोश ही हो जाए। विपिन को जाते देख प्रशा अपने सदमे से बाहर आई। वो विपिन के पीछे पीछे जाने लगी। विपिन सर, 1 मिनट रुकिए। विपिन चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें और क्या चाहिए? ये लड़की बीमार तो नहीं है? मैंने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब और क्या चाहिए? क्या ऐसे दिखता नहीं कि मैं भूखा हूं और कुछ खाना चाहता हूं? प्रशा गुस्से से बोली, मैंने भी कुछ खाया नहीं है। क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे? वो इस स्कूल में सबकी चहेती थी। बहुत सारे आदमी उसे खाना खाने के लिए पूछते थे, लेकिन वो मना कर देती थी। वो किसी के साथ भी डेट पर नहीं गई थी। उसने कई बार अभी को भी मना किया था। आज जो कुछ भी हुआ उससे उसके मन में विपिन को और जानने की इच्छा हो रही थी। इसलिए वो कुछ समय बिताकर ये जानना चाहती थी कि विपिन के बर्ताव के बदलने का क्या कारण था। विपिन ने अजीब तरीके से प्रशा को देखा। मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? तुमने सोचा भी कैसे? अगर तुम्हें भूख लगी है तो खुद के पैसों से खाना खाओ। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? मैंने इतने सवालों के जवाब दिए, अब खाना मैं ही खिलाऊं? तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? अपनी पिछली जिंदगी में उसने कई एक्शन फिल्में देखी थी, लेकिन वो बहुत ही शर्मीला था। वो लड़कियों से दूर ही रहता था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उनसे कैसे बात की जाती है। विपिन की बेरुखी देखकर और उसकी बातें सुनकर प्रशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम तो
वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर चुप हो गई। लड़कियों की इज्जत करनी होती है, किसी ने इसे सिखाया नहीं क्या? कितने लोगों ने मुझे डेट के लिए पूछा लेकिन मैंने ही उन्हें मना कर दिया। और जब मैं खुद इसे डेट के लिए पूछ रही हूँ तो ये मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैंने इसकी किडनी मांग ली हो। बेशर्म, बेशर्म तुम्हारा सिर। दुनिया में कौन सा इंसान इतनी सुंदर लड़की को ऐसा कहता है? गुस्से से उसका दिमाग फटा जा रहा था, लेकिन खुद पर काबू रखकर वो बोली, ठीक है, मैं ही तुम्हें खाना खिला दूंगी। अब खुश? विपिन ने एक पल सोचा, तुम मुझे खाना खिलाओगी? स्कूल का सबसे बेकार टीचर होने की वजह से उसकी आमदनी ना के बराबर थी। कोई उसे मुफ्त में खाना खिलाए तो वो कैसे मना कर सकता था? अच्छा है, बचत हो जाएगी। फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे भी शानदार खाना चाहिए। गली नुक्कड़ के ठेले पर खाना नहीं खाना मुझे। उसकी बात सुनकर प्रशा का मुंह खुला का खुला ही रह गया। गली नुक्कड़ का ठेले नहीं चलेगा, इसकी तो मैं। लेकिन फिर वो शांत होकर बोली, चलो। उसे डर था कि अगर उसने कुछ और कहा तो वो या तो गुस्से से खुद मर जाएगी या उसे मार देगी। लाइब्रेरी की मदद से विपिन को किसी की भी कमियां दिख जाती थीं, लेकिन वो किसी लड़की के दिल की बात नहीं समझ सकता था। विपिन को कहाँ पता था कि उसके चंद शब्दों से स्कूल की सबसे सुंदर टीचर उसका खून करने पर उतर आई थी। वो प्रशा के पीछे पीछे फुटपाथ पर चल रहा था। वे दोनों स्कूल के गेट के पास जाने लगे। इस स्कूल का माहौल रात में उसके पिछले जन्म के स्कूल की तरह चकाचौंध वाला नहीं था। चांद की हल्की रोशनी से स्कूल का फुटपाथ और बिल्डिंगें नहाई हुई थी। सब कुछ बहुत ही शांत और सुंदर लग रहा था। पिछली दुनिया में वो शोर और धुएं से घिरा हुआ रहता था। यहाँ की शांति उस माहौल से कोसों दूर थी। वो यहाँ की शांति में खो गया था। आगे चलते हुए प्रशा ने सोचा कि विपिन खुद ही उससे कोई सवाल करेगा या बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब बहुत देर तक वो कुछ न बोला तो उसने मुड़कर पीछे देखा और देखते वो चकित रह गई। विपिन खोया हुआ चले जा रहा था। उसका चेहरा चांद की रोशनी से चमक रहा था, जैसे कि कोई मनमोहक पेंटिंग हो। वो अवाक रह गई। ये तो बौद्धिक शक्ति का लेवल 2 है। शांत चित्त। उसे यकीन नहीं हो रहा था। लड़ाकू को सिर्फ उसकी चेतना और शरीर को ही विकसित नहीं करना होता, उससे भी जरूरी होती है उनकी बुद्धि। जिसकी बुद्धि जितनी ज्यादा विकसित होगी उसका अपनी तकनीक पर उतना ही ज्यादा नियंत्रण होगा, और ऐसा होने पर उसकी चेतना उतनी ही तेजी से विकसित हो सकेगी और वो अपनी तकनीक में नए लेवल पार कर सकेगा। इसलिए एक्सपर्ट्स ने बौद्धिक शक्ति को कई लेवल में बांटा था। शांत चित्त उसका दूसरा लेवल था। बुद्धि का विकास करना पोज सीखने से ज्यादा मुश्किल होता था। सुनने में आया था कि पूरे स्कूल में सिर्फ प्रिंसिपल ऐसा करने में सफल हुए थे। यहाँ तक कि प्रशा भी, जो सिर्फ 20 साल की उम्र में लेवल 5 तक पहुंच गई और जीनियस मानी जाती थी, वो भी बौद्धिक शक्ति में कमजोर ही थी। उसे तो लगा था कि कोई दूसरा इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये एक 0 नंबर वाला बेकार टीचर ऐसा कर सकता था। अगर उसने खुद ना देखा होता तो उसे इस बात पर कभी विश्वास ना होता। लेकिन ये कैसे संभव था? ये बौद्धिक शक्ति लेवल 2 ही था। यहाँ तक पहुंचना तो लड़ाकू लेवल 6 या 7 पार करने से भी ज्यादा मुश्किल था। अचानक उसे एक ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में बेकार नहीं था, बल्कि जानबूझकर 0 नंबर ला रहा था ताकि दूसरों की बेइज्जती और गालियां सुनकर अपनी बुद्धि का विकास कर सके, उसे मजबूत कर सके। पहले उसका विपिन से कुछ खास काम नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि विपिन किस तरह का इंसान था। लेकिन आज की बातचीत के बाद उसे पता लगा कि वो ना सिर्फ ज्ञानी था, बल्कि उसने बौद्धिक शक्ति लेवल 2 शांत चित्त तक का विकास कर लिया था। लड़ाकू इस लेवल के सपने देखा करते थे, लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। लगता है विपिन के टीचर एग्जाम के रिजल्ट गलत आए थे। उसका असली मकसद तो दूसरों की नफरत का इस्तेमाल कर खुद के बुद्धि को ताकतवर बनाना था, ताकि शांत चित्त पा सके। ऐसी मजबूत बुद्धि वाला इंसान टीचर एग्जाम में फेल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये जानकर के विपिन ने उसे बेवकूफ बनाया, उसे अच्छा नहीं लगा। करते रहो नाटक, मैं भी तुम्हारी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। ये इंसान तो नफरत का ही हकदार था, बस एक मौका मिल जाए, मैं इसकी असलियत सबके सामने ला दूंगी।